प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एस जी ड्रीम स्टडी पे। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का आपका एक बढ़िया सा वायरल पेपर, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को एकदम वीडियो को पूरा वॉच करना है, ताकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएँ तो आप लोग जो है सभी क्वेश्चनों को एकदम बढ़िया से कर जाएँ। तो आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब आइए, सबसे पहले आपके पेपर में 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, वियना की संधि कब हुई थी? यानी कि आपकी जो वियना की संधि है वो कब हुई थी? पहला ऑप्शन दिया है 1848, बी में दिया है 1815 ईस्वी, सी में 1834 ईस्वी और डी में 1900 ईस्वी। यानी कि आपकी वियना की जो संधि है वो कब हुई थी? तो आपका 1815 ईस्वी, यानी कि प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम सही होगा। यानी 1815 ईस्वी में जो है वियना की संधि आपकी हुई थी। दूसरा वाला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। यानी कि आपका जो हिंद स्वराज पुस्तक है उसके आपके लेखक कौन है? पहला ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, दूसरा दिया है सरदार पटेल, तीसरा दिया है सुभाष चंद्र बोस और डी में बाल गंगाधर तिलक। यानी कि आपका जो हिंद स्वराज पुस्तक है प्यारे बच्चों, उसके आपके लेखक कौन है? तो जो आपका हिंद स्वराज पुस्तक है प्यारे बच्चों, उसके आपके जो लेखक हैं वो महात्मा गांधी हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका एकदम सही है। प्यारे बच्चों, आप लोग जो है एकदम वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपका जो बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगला वाला प्रश्न है, रिंडर पेस्ट का संबंध है। यानी जो रिंडर पेस्ट है उसका संबंध किससे है? पेड़ पौधों की बीमारी से, ए वाला ऑप्शन है आपका। बी वाला है मवेशी की बीमारी से, सी में है महामारी से और डी में इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो आपका रिंडर पेस्ट है उसका संबंध किससे है? तो जो आपका सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी कि रिंडर पेस्ट का जो संबंध है आपका मवेशी की बीमारी से। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिया एकदम सही होगा। अगला वाला चौथा क्वेश्चन है, गुमास्ता क्या है? यानी आपका जो गुमास्ता है वो क्या है? ए वाला ऑप्शन दिया है बुनकर, बी में दिया है कपड़ा व्यवसायी, सी में दिया है वेतनभोगी कर्मचारी और डी में ऊन बेचने वाले। तो प्यारे बच्चों, आपका जो गुमास्ता होता है वो क्या होता है? तो वेतनभोगी कर्मचारी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका दिया एकदम सही होगा। यानी जो आपका गुमास्ता होता है वेतनभोगी कर्मचारी होता है। अब देखेंगे अगला यानी पांचवा वाला प्रश्न। तो पूछा है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? यानी आपका जो गुलामगिरी पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो कौन है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक? ए ऑप्शन है सरदार पटेल, बी में महात्मा गांधी, सी में सावित्रीबाई फुले और डी में ज्योतिबा फुले। तो जो आपका प्यारे बच्चों गुलामगिरी पुस्तक है उसकी जो आपके लेखक हैं ज्योतिबा फुले हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका एकदम सही होगा। अगला वाला है यानी छठवां वाला, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? यानी श्रीलंका जो है स्वतंत्र राष्ट्र कब बना ये भी है। ये ऑप्शन है 1947 ईस्वी, बी में दिया है 1948 ईस्वी, सी 1957 ईस्वी और डी में 1981 ईस्वी। तो प्यारे बच्चों, श्रीलंका जो है आपका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो श्रीलंका जो है आपका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो 1948 ईस्वी। यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है प्यारे बच्चों आपका एकदम सही होगा। यानी कि श्रीलंका जो है स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो 1948 ईस्वी में। अगला वाला प्रश्न है, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किस किया गया संवैधानिक प्रावधान है? यानी कि भारत में जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया आपका संवैधानिक प्रावधान कौन सा है? महिलाओं का संसद में प्रतिनिधित्व, बी में है स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा नियमित चुनाव, सी में है न्यायपालिका को स्वतंत्रता, डी में केंद्र तथा राज्य के कार्यों का वर्गीकरण। तो आपका भारत के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक जो प्रावधान है प्यारे बच्चों का ऑप्शन नंबर बी जो एकदम सही होगा। यानी स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा नियमित चुनाव। अब देखेंगे अपना अगला वाला प्रश्न यानी आठवां वाला। तो पूछा है, भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है? यानी कि भारत में जो है संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है? सनातन भारत का राजकीय धर्म है, अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व, धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव, ईसाइयों को विशेषाधिकार। तो भारत में संविधान की दृष्टि से इनमें से जो आपका सही कथन है ऑप्शन नंबर बी है। यानी कि अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व। अब देखेंगे आपका अगला वाला प्रश्न। तो पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? तो आपको बिना सोचे समझे ऑप्शन नंबर ए पर टिक मार देना है, यानी भारत। यानी कि इनमें से जो आपका सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है आपका भारत है। अगला प्रश्न है, एक दलीय व्यवस्था बढ़ावा देती है। यानी आपकी जो एक दलीय व्यवस्था है प्यारे बच्चों किसको बढ़ावा देती है? लोकतांत्रिक व्यवस्था को। बी वाला ऑप्शन है अधिनायकवादी व्यवस्था को, सी में कुलीन तंत्र को और डी में राजतंत्र को। यानी एक दलीय जो व्यवस्था है वो किसको बढ़ावा देती है प्यारे बच्चों?
तो आपका जो एक दलीय व्यवस्था है प्यारे बच्चों वो आपका राजतंत्र को बढ़ावा देती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका एकदम सही होगा। अगला ये 11वां प्रश्न है, श्वेत क्रांति संबंधित है, यानी आपका जो श्वेत क्रांति है वो किससे संबंधित है। ए वाला ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन से, बी में गेहूं उत्पादन से, सी में मत्स्य उत्पादन से और डी में मोटा अनाज उत्पादन से। तो जो आपका श्वेत क्रांति संबंधित है प्यारे बच्चों आपका दूध उत्पादन से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही होगा। अब देखेंगे अगला वाला यानी 12वां प्रश्न। तो पूछा है सोपान कृषि की जाती है, यानी आपका जो सोपान कृषि है वो कहाँ पर की जाती है, आपका उत्खात भूमि पर, बी में ढाल वाली भूमि पर, सी में मैदानी भूमि पर और डी में मरुस्थली भूमि पर। तो प्यारे बच्चों आपका जो सोपान कृषि है वो ढाल वाली भूमि पर की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही होगा। यानी सोपान जो कृषि है किस भूमि पर की जाती है, तो ढाल वाली भूमि पर। अगला प्रश्न है 13वां वाला, हौज खास जलीय निकाय स्थित है, यानी आपका जो हौज खास जलीय निकाय हो कहाँ पर स्थित है। ए वाला ऑप्शन है उड़ीसा में, बी में राजस्थान में, सी कर्नाटक में, डी दिल्ली में। यानी कि हौज खास जलीय निकाय जो है प्यारे बच्चों आपका कहाँ स्थित है, तो हौज खास जो जलीय निकाय है प्यारे बच्चों आपका दिल्ली में उपस्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही होगा। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं आपको क्लास एकदम बढ़िया लग रही होगी और इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आप लोग एकदम पेपर को पूरा वॉच करिएगा। तो अगला यानी 14वां प्रश्न है, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, यानी कि सबसे लंबा आपका राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। ए वाला ऑप्शन है हल्दिया से इलाहाबाद, बी में सादिया से धुबरी, सी में केरल में पश्चिम तटी नहर, डी में काकीनाडा से पुडुचेरी। तो आपका सबसे लंबा जो राष्ट्रीय जलमार्ग है प्यारे बच्चों हल्दिया से इलाहाबाद है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही होगा। अगला वाला प्रश्न देखेंगे 15वां वाला, यह भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है, तो आपको एकदम तुरंत समझ जाइए जाए कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन सी है। ए में दिया है हैदराबाद, बी में दिल्ली, सी में बेंगलुरु और डी में पुणे। तो आपका जो भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है प्यारे बच्चों कौन सी है, तो बेंगलुरु है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका एकदम सही होगा, यानी भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलुरु है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जो उदार बनाने का उद्देश्य है वो किसका है, आईएमएफ का, बी में डब्ल्यूटीओ का, सी में नेटो का, डी में वर्ल्ड बैंक का। तो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का आपका उद्देश्य वो किसका है, डब्ल्यूटीओ का, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका एकदम सही होगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो दिया है 17वां में, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, यानी कि जो आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो कब मनाते हैं ये पूछा है। तो जो आपका ऑप्शन दिया है ए में 24 दिसंबर को, बी में 5 जून को, सी में 10 दिसंबर को और डी में 24 अक्टूबर को। तो जो प्यारे बच्चों आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं वो कब मनाते हैं, तो आपका 24 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों माफ करिए वर्ष 2017-18 में द्वितीय क्षेत्रक में कितने प्रतिशत श्रम को रोजगार प्राप्त हुआ। पहला ऑप्शन दिया है 49%, दूसरा दिया है 11%, तीसरा 15%, चौथा 25%। तो वर्ष 2017-18 में द्वितीय क्षेत्रक में कितने प्रतिशत श्रम को रोजगार प्राप्त हुआ, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो एकदम सही होगा, यानी 25% को। अगला वाला प्रश्न है वर्ष 2019 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु कितनी थी, यानी वर्ष 2019 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु कितनी थी। ए में दिया है 68.8 वर्ष, बी में 72.2 वर्ष, सी में 75.8 वर्ष, डी में 67.5 वर्ष। तो जो आपका सही उत्तर होगा 72.8 वर्ष, यानी कि बी वाला ऑप्शन एकदम सही होगा। अब अगला यानी 20वां और अंतिम बहुविकल्पी प्रश्न, उसके बाद देखेंगे आपके वर्णात्मक प्रश्न यानी लिखने वाले प्रश्न। तो 20वां प्रश्न है वर्ष 2012 में भारत के प्रति 1000 ग्रामीण परिवारों में कितने प्रतिशत परिवारों के साख का स्रोत व्यावसायिक बैंक थे। ए में दिया है 33%, बी में 18%, सी में 25% और डी में 40%। तो जो आपका सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों 25% होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका एकदम सही होगा। अब देखेंगे खंड ख, और इसमें जो है आपके वर्णात्मक प्रश्न है। तो पहले आपके जो प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। और इस क्लास में आपको जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे प्यारे बच्चों सभी महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग इन प्रश्नों को अभी तक नहीं तैयार किए हैं तो तैयार कर लीजिएगा। आर्थिक महामंदी के 2 प्रमुख कारण का उल्लेख कीजिए, और ये हमने आपको आंसर के साथ कराया और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपको पहले बताया। आर्थिक महामंदी के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख करें, या फिर अथवा में इसको करें भारत की अर्थव्यवस्था पर महामंदी के 2 मुख्य प्रभाव का उल्लेख करें, यानी कि दोनों में से कोई एक आपको करना रहेगा और 4 नंबर का यह क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखेंगे तो दिया है राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं, इनके किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए, यानी आपके राजनीतिक दल जो होते हैं उनसे आप समझते क्या हैं।
और इनके दो कार्यों का आपको उल्लेख करना है। अगर ये वाला आ रहा है तो आप ये वाला करिए, या फिर अथवा में आपको एक ऑप्शन और मिलेगा, जैसे लोकतंत्र की किन्हीं दो प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। और प्यारे बच्चों, आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है कि लोकतंत्र की किन्हीं दो प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो इसको अगर आपने अभी तक नहीं तैयार किया तो इस प्रश्न को जल्दी से तैयार कर लीजिए। अगला यानी तीसरा वाला प्रश्न है इसमें, औद्योगिक प्रदूषण के नियंत्रण हेतु विभिन्न उपायों को सुझाइए। यानी कि औद्योगिक प्रदूषण के जो नियंत्रण हेतु, यानी औद्योगिक प्रदूषण जो रहा है उसको नियंत्रण हेतु आपकी विभिन्न उपायों को सुझाने के लिए बोल रहा है। या फिर अथवा में आपको करके हर प्रश्न में जो है आपको अथवा करके ऑप्शन मिलेंगे, कोई एक आपको करना रहेगा। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। यानी ऊर्जा के जो आपके परंपरागत स्रोत हैं उनका आपको जो है वर्णन करने के लिए बोला है। अगला प्रश्न देखेंगे चौथा वाला, और पूछा है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। भारत के विदेशी व्यापार की अभिनव प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। या फिर अथवा में लिखिए सार्वकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को रेखांकित कीजिए। दोनों में से कोई एक आपको करना रहेगा। अब देखेंगे अगला वर्णनात्मक प्रश्न टाइप 2 है, और इसको जो है 150 शब्दों में लिखना, और आपके 6 नंबर के होंगे। तो पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हमने आपको बार बार जो है इन प्रश्नों के बारे में बताया कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में योगदान बताइए। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका प्यारे बच्चों, और हर साल जो है आपका पूछा जाता है। या फिर अथवा वाला जो आपका प्रश्न है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हर साल ये भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 प्रमुख आंदोलनों पर प्रकाश डालिए। दोनों आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग दोनों को तैयार करिएगा। अगला यानी छठवां वाला प्रश्न है, लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डालिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपका एक ये भी है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डालिए। या फिर अथवा में आपको ये मिलेगा, भारत की संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और ये भी जो है आपके दोनों जो दिए गए प्रश्न हैं दोनों आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग दोनों को बढ़िया से तैयार करिएगा। अब अगला यानी सातवां वाला जो प्रश्न है ये भी आपके 6 नंबर के प्रश्न है। नवीनकरण योग्य एवं पुनः चक्रीय संसाधन को परिभाषित कीजिए। सतत पोषणी विकास में इनके क्या योगदान हो सकते हैं ये बताइए। या फिर अथवा में इसको करिए, वनों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। वन संरक्षण में सामुदायिक भूमिका की विवेचना कीजिए। वैसे ये इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, कभी कभी पूछे जाते हैं, तो इनको अगर आप नहीं भी तैयार करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है आठवां में, औपचारिक तथा अनौपचारिक साख में विभेद कीजिए। इनके विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न प्यारे बच्चों ये भी है, तो इसको भी आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा। या फिर अथवा में दिया है, संगठित तथा असंगठित क्षेत्र के रोजगार में अंतर स्पष्ट कीजिए। संगठित क्षेत्र के रोजगार को मिलने वाले लाभों का वर्णन कीजिए। और प्यारे बच्चों ये भी जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, तो इसको भी आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा। अब अगला आपका पूछा जाता है 9वें में आपका मानचित्र, और ये जो होते हैं आपके 5 नंबर के 10 नंबर के पूछे जाते हैं। जैसे निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में इस जो ये चिन्ह दिया है इसी के द्वारा आपको दर्शाना रहेगा। सही नाम तथा अंकन के लिए 1.5 अंक निर्धारित है। वह जनपद जहाँ चौरी चौरा घटना हुआ था, यानी कि वह आपका जनपद पूछा है जहाँ चौरी चौरा आपका घटना हुआ था, तो गोरखपुर हो जाएगा। वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग की घटना हुई थी, तो आपका अमृतसर हो जाएगा। वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसको बताना रहेगा। सही नाम के लिए आपको जो है आधा नंबर मिलेगा, और आधा अंक जो है आपको जो है मैप पर दिखाने के लिए, यानी मैप पर अगर उस स्थान को जो आप दर्शाते हैं तो उसके लिए मिलेगा। अगला है वह स्थान जहां से सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और पांचवा है वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। तो ये 5 आपके जो है मानचित्र वाले प्रश्न हैं। मानचित्र वाले 5 और आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे दिया है, भारत में एक स्थित एक आणविक ऊर्जा संयंत्र को इस जो आपको चिन्ह दिया है उसके द्वारा नाम सहित लिखिए। दूसरा है उत्तर प्रदेश में स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को ये जो आपका चिन्ह है द्वारा शहर के नाम सहित लिखिए। अगला है तमिलनाडु राज्य में स्थित लौह इस्पात संयंत्र को, ये आपका जो चिन्ह बना है इसके द्वारा जो है आपको मैप पर दर्शाना रहेगा। ये जो चिन्ह दिए हैं इन्हीं के द्वारा जो है मैप पर आपको इनका नाम दर्शाना रहेगा। जो क्वेश्चन है उनका जो है आपको आंसर लिखना रहेगा, उसके बाद आपको मैप पर दर्शाना रहेगा। जैसे दक्षिण भारत का रेशम वस्त्र उद्योग का एक प्रधान राज्य को इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। उत्तराखंड राज्य में स्थित प्रमुख बात को इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए, नाम सहित, वो भी यानी नाम सहित आप सब में देखेंगे। तो प्यारे बच्चों यही कुछ क्वेश्चन थे जो इस पेपर के थे, तो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग पेपर को एकदम पूरा वाच करिएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो एकदम पसंद आया होगा और आप लोग अपनी बोर्ड की तैयारी में एकदम बढ़िया से लगे होंगे।